गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोगों का स्वागत है इस सत्र में। और इससे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में एक इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख चुके हैं। और आज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का जो सेकेंड लेक्चर है उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। एक समान आवेशित लंबे चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्या किए हम, हमारे पास एक समान आवेशित समतल चादर है। समतल चादर है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में कितना आवेश है, इकाई क्षेत्रफल में आवेश। तो ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है। इसके नज़दीक हमें किसी पॉइंट, मान लेते हैं इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। और चूंकि ये फिगर बोर्ड पर जिस तरह से बना हुआ है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि आखिर ये फिगर है किस तरह से। तो उसको हम अपना तरीका अपनाए हैं जिससे कि बच्चों को आसानी से समझ में आए। इस तरह से हमारा प्लेन शीट है बच्चों। जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं व्हाइट चौक से जो ये बना हुआ है, जिसमें हमने चार्ज दिखाया है येलो कलर के चौक से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हमारा शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज हमारा शीट है। इस शीट के नज़दीक हमें मान लेते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जो शीट के नज़दीक है। शीट बड़ी है, क्योंकि हमारे पास उतनी बड़ी शीट मौजूद नहीं थी तत्काल, इसलिए मैंने इतना छोटा यूज कर लिया। शीट बड़ी है इस पॉइंट के, इस शीट से दूरी के कंपैरिजन में। तो ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है। और हमने जो गॉसियन सरफेस लिया है ये हमारा गॉसियन सरफेस है। यहां आपको दिख रहा है ये हमारा, इसको प्रूफ करने के लिए जो हमने गॉसियन सरफेस डिजाइन किया है वो ये है हमारा गॉसियन सरफेस। ये सिलिंड्रिकल है, ये सिलिंड्रिकल है। और इस प्लेन शीट से जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट के पास से हमारा गॉसियन सरफेस जो है, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसका प्लेन सरफेस पास कर रहा है। ठीक। और ये जो प्लेन सरफेस है वो इस प्लेन शीट के पैरेलल है। ये वाला जो हमारा गॉसियन सरफेस है सिलिंड्रिकल, इसका दूसरा जो प्लेन सरफेस है वो इस शीट से उतनी ही दूरी पर है जितना कि ये पहला प्लेन सरफेस। पहला प्लेन सरफेस इस यूनिफॉर्मली चार्ज शीट से जितनी दूरी पर है, दूसरा प्लेन सरफेस भी इस यूनिफॉर्मली चार्ज शीट से उतनी ही दूरी पर है। और ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, अर्थात इकाई क्षेत्रफल में चार्ज, यूनिट एरिया में चार्ज सिग्मा है। अब सिमेट्री से आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये प्लेन सरफेस जितना दूर है ये प्लेन सरफेस भी इस शीट से उतने ही डिस्टेंस पर है। और जो कर्व सरफेस है वो ये कर्व सरफेस है। ठीक है। यदि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड ई होगी तो इस प्लेन सरफेस पर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होगी, लेकिन इसका डायरेक्शन होगा इस ओर, क्योंकि ये शीट है। अब इस प्लेन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्योंकि ये प्लेन सरफेस इस प्लेन शीट से जितने डिस्टेंस पर है, जितने डिस्टेंस पर ये वाला प्लेन 1 है, प्लेन 2 भी उतनी ही डिस्टेंस पर है। तो यह इस प्लेन पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी, इस प्लेन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वही मैग्नीट्यूड होगी। डायरेक्शन, इस प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी और इस प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है।
कर्व सरफेस की बात कर ले तो कर्व सरफेस पर आप पहले यहां समझ लीजिए, उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड पर चलेंगे। ब्लैक बोर्ड पर जो चीज हम यहां दिखा रहे हैं वही हमने ब्लैक बोर्ड पर बनाया हुआ है। ये हमारा सीट है यूनिफॉर्मिटी चार्ट, उसके लिए ये जो हमने व्हाइट चौक से दिखाया हुआ है। ये हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ये हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। इस प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस ओर है और इस प्लेन पर इस ओर है, ठीक है। इस प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड जितनी है, इस प्लेन पर भी मैग्नीट्यूड उतनी है। डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट है, क्योंकि इस प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस ओर है और चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज सीट है इसके कारण, और उससे दूर की ओर, और यहां भी इससे दूर की ओर। लेकिन चूंकि ये प्लेन और ये प्लेन दोनों सीट से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए इस सीट और इस प्लेन पर और इस प्लेन पर, दोनों प्लेनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होगी। तो उसके लिए हम देखिए, इस जो हमने गॉसियन सरफेस डिजाइन किया है इस चीज को प्रूफ करने के लिए, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यहां से प्लेन सरफेस पास कर रहा है जो इस सीट के पैरेलल है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने बोला E1, और फिर ये जो दूसरा प्लेन सरफेस हमारा है उस जगह पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बोला E2। अब सवाल उठता है कि हम E1 और E2 से क्यों दिखा रहे हैं? बिकॉज बच्चों की मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इस E1 की डायरेक्शन इस ओर है, E2 की डायरेक्शन इस ओर है, इसलिए हमने E1 E2 दिखाया चूंकि वेक्टर फॉर्म में। लेकिन हम यहां लिख चुके हैं कि हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, और वो दोनों E है। अब हम इस तरह के सवाल को और एक बात, बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होती है कि ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है, ये आपको फिगर में लग रहा होगा कि इतना बड़ा सीट को काट रही है, लेकिन बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहां देखिएगा तो ये सिर्फ इतना बड़ा एरिया का सीट काट रही है, इतना बड़ा यहां से, क्योंकि ये काट नहीं रही है, क्योंकि ये इमेजिनरी सरफेस होता है, लेकिन हमको यहां इसमें से पास कराना था इसलिए हमने काट लिया। ये वही है यहां पर, तो ये यहां से यहां तक का एरिया नहीं कट कर रहा, ये सिर्फ इतनी बड़ी एरिया को कट कर रहा है। यदि इसकी एरिया ए होगी तो इसकी भी एरिया हम ए बोलेंगे। मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं इसकी एरिया ए है, प्लेन 1 की ए है, प्लेन 2 की भी ए है, और हमारा जो गॉसियन सरफेस है वह इस प्लेन सीट का कितना बड़ा एरिया कट करेगा? ए कट करेगा, इतना ही बड़ा एरिया कट कर रहा। चूंकि आप फिगर को 2D में देख रहे हैं बोर्ड पर, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहां से यहां तक का एरिया कट कर रहा है। जी नहीं, बस इतना बड़ा एरिया कट कर रहा है, जो हमारे हाथ में दिख रहा है इतना बड़ा एरिया कट कर रहा है, और जो हमने यहां पर चौक से दिखाया हुआ है बस इतना ही बड़ा एरिया कट कर रहा है। तो हम उस 2D फिगर को यहां हमने 3D के माध्यम से आपको दिखाया। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो पहले हम प्लेन 1 से फ्लक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद प्लेन 2 से फ्लक्स निकालेंगे, और उसके बाद इस कर्व सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स निकालेंगे, और तीनों सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स को ऐड करके टोटल फ्लक्स निकालेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस तरह के सवाल बहुत आसानी से इस तरह की समस्याएं हल हो जाती है। इस तरह की समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा गॉसियन सरफेस कंसीडर किया हुआ रहता है उसका फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स के ओरिजिनल डिफिनीशन से, और फिर एक बार फ्लक्स निकालते हैं गॉस लॉ से। ओरिजिनल डिफिनेशन से फ्लक्स निकालने में होती क्या है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है, क्योंकि फ्लक्स होता है E डॉट ए अर्थात E a cos थीटा, तो उसमें E आ जाती है। और जब हम गॉस लॉ से फ्लक्स निकालते हैं तो उसमें चार्ज इनक्लोज इनटू 1/ε0 आता है, और हम दोनों को इक्वेट करते हैं। तो चूंकि पहले वाले जो ओरिजिनल डिफिनेशन से फ्लक्स आया था बच्चों, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आती है। तो तरीका यही है कि हम पहली बार क्या करते हैं, इस पूरे जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया हुआ है इससे टोटल फ्लक्स निकालते हैं एक बार फ्लक्स की ओरिजिनल डिफिनीशन से। उसके लिए हम पहले प्लेन 1 से फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद प्लेन 2 से रिलेटेड फ्लक्स निकालेंगे, और उसके बाद कर्व सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स निकालेंगे। क्योंकि मैंने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 कंसीडर किया है, इसलिए मैं इस प्लेन को प्लेन 1 कह रहा हूं। ये वाला हमारा प्लेन 1 है, ये वाला प्लेन 2 है, और ये कर्व सरफेस है, ये वाला, ये ठीक है। तो हम लिखते हैं बच्चों,
पहले अब प्लेन 1 से फ्लक्स निकालने के लिए हम प्लेन 1 पर जो छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है, जहां जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, वहां पर छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया ds। तो पहले हम इस छोटे से एरिया एलिमेंट ds से रिलेटेड फ्लक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद इस पूरे प्लेन पर ऐसे ऐसे छोटे एरिया एलिमेंट से फ्लक्स निकाल के इंटीग्रेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे एरिया एलिमेंट, ये कहां काम कर रहे हैं हम लोग, प्लेन 1 पर काम कर रहे हैं। छोटे एरिया एलिमेंट ds से रिलेटेड फ्लक्स, तो छोटे एरिया एलिमेंट ds से रिलेटेड फ्लक्स, उस छोटे से एरिया एलिमेंट ds है बच्चों, इसलिए हमने उसको लिखा d फाई, वो होगा E डॉट ds, E डॉट ds। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि इस जो प्लेन 1 है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हमने जो छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है, एरिया एलिमेंट की भी डायरेक्शन होती है एरिया पर परपेंडिकुलर बाहर की ओर, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है वो है 0 डिग्री। तो E डॉट ds को हम लिखते हैं E ds cos 0 डिग्री। यहां से उस छोटे से एरिया एलिमेंट ds से जो हम फ्लक्स निकाल रहे d फाई, वो हो जाएगा E ds, क्योंकि cos 0 डिग्री कितनी। अब देखिए हम उसी तरह से किससे फ्लक्स निकालेंगे, प्लेन 2 से। प्लेन 2 पर अच्छा E ds था ना, तो हम अभी थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था हमने उसको E1 कंसीडर किया था, तो हम वहां लिखते हैं E1 डॉट ds, E1 डॉट ds। अब देखिए जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम लिखते हैं E1 का मैग्नीट्यूड, और हम बोल रहे हैं कि E1 और E2 दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, E है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो हमने यहां E1 कंसीडर किया था, इसलिए हमने लिखा E1 डॉट ds। अब E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड दोनों E है, तो हमने लिखा E ds, और E1 और ds के बीच एंगल बन रहा है वहां पर 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, तो आ गया हमारा E ds। ठीक है, अब तो ये हमको छोटे से एरिया से रिलेटेड फ्लक्स आया, हमें निकालना है उस प्लेन 1 से टोटल फ्लक्स। तो प्लेन 1 से रिलेटेड टोटल फ्लक्स, प्लेन 1 से रिलेटेड टोटल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको हम बोल देते हैं फ्लक्स टोटल किससे, प्लेन 1 से। ऐसे ऐसे छोटे फ्लक्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे d फाई, और यहां हम d फाई की वैल्यू रख देते हैं। d फाई की कितनी वैल्यू है बच्चों, E ds, तो ये रहा E ds। अब देखिए इस प्लेन सरफेस पर का हर एक पॉइंट इस एरिया जो हमारा प्लेन शीट है उससे बराबर डिस्टेंस पर है। ये भी जितना, ये यहां जो पॉइंट है वो जितना डिस्टेंस पर है, यहां वाला पॉइंट भी उतने डिस्टेंस पर, यहां वाला यहां, तो इस प्लेन सरफेस पर का सारा पॉइंट इस प्लेन शीट से इक्वल डिस्टेंस पर, तो हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर E, और बचेगा इंटीग्रेट होगा ds, और ds इंटीग्रेट होके सारा एरिया एलिमेंट इस प्लेन 1 पर इंटीग्रेट होके इस प्लेन 1 के एरिया को हमने कंसीडर किया a, वो हो जाएगा a, तो क्या हो जाएगा E a। ठीक है, अब देखिए टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमने प्लेन 1 से रिलेटेड फ्लक्स निकाला, अब हम प्लेन 2 से निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि प्लेन 2 पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच एंगल बन रहा है 0 डिग्री, और जब हम निकालेंगे, मान लेते हैं इस प्लेन 1 से छोटे से एरिया एलिमेंट d फाई निकालेंगे, तो वो होगा E2 डॉट ds, E2 डॉट ds होगा बच्चों। अब जो आप फिर लिखिएगा E2 की मैग्नीट्यूड कितनी, फिर E, क्योंकि E1 और E2 दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो इस E2 की मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिख रहे हैं, फिर E ds, और फिर देखिए E2 और ds के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, तो यहां से आ गया E ds। अब फिर हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे, तो हम इंटीग्रेट करेंगे, मान लेते हैं फ्लक्स निकाल रहे हैं हम किससे, प्लेन 2 से टोटल फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसको, E ds को, और फिर अब इस प्लेन पर जो हर एक पॉइंट है जहां हम एरिया एलिमेंट लेंगे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी,
तो सब जगह E2 होगी, तो सब जगह E2 का मैग्नीट्यूड फिर क्या होगा, E होगा। तो E कांस्टेंट है, हम इसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो E फिर इंटीग्रेशन क्या, ds E, और फिर ds जो है सारा एलिमेंट जुट के इस सरफेस की एरिया होगी, उसकी एरिया A थी तो इसकी भी एरिया कितनी है, तो फिर आएगा A। तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, या हमने आपको निकाल के दिखाया, या हम डायरेक्ट लिख सकते थे सिमिलरली फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, या फ्लक्स लिखते हैं, सिमिलरली फ्लक्स रिलेटेड टू प्लेन 2। तो प्लेन 2 से फ्लक्स को हम लिखते हैं, फ्लक्स किससे, प्लेन 2 से, वो भी कितना निकल के आया, EA। हमने आपको करके दिखाया, लेकिन आप सिमेट्री से देख सकते थे कि वही आएगा, तो ये हो गया EA। अब देखिए बच्चों, हमको तो टोटल फ्लक्स निकालना है पहले फ्लक्स के ओरिजिनल डिफिनीशन से। तो हमने प्लेन 1 से फ्लक्स निकाला, प्लेन 2 से फ्लक्स निकाला, अब हमें फ्लक्स निकालना है कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड। लेकिन कर्व्ड सरफेस पर क्या है कि कर्व सरफेस के कहीं भी आप जब एरिया एलिमेंट लीजिएगा, तो हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर, यदि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो इस ओर होगा, सारा का सारा इधर, और आप यदि कहीं भी एरिया एलिमेंट लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, सारा का डायरेक्शन होगा एरिया पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो हर एक पॉइंट पर कर्व सरफेस पर, हर एक पॉइंट पर यहां हमने यहां हमने करके दिखाया कि यहां हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिए ds, तो इस ds की डायरेक्शन होगी एरिया एलिमेंट पर परपेंडिकुलर बाहर की ओर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है, तो इस तरह से होगी दोनों साइड। तो हर एक कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। और परपेंडिकुलर होने से होता क्या है, क्योंकि आप जानते हैं फ्लक्स का जो डिफिनीशन है वो है E डॉट एस, और E डॉट एस जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं ES cos थीटा, ES, और जब थीटा कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए कर्व सरफेस पर हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस कारण से थीटा 90 डिग्री हो जाती है और फ्लक्स क्या निकलता है, 0। इसका मतलब कर्व सरफेस जो हमारा गॉसियन सरफेस है, उसके कर्व सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। इस कारण से कर्व सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स 0 होगा। तो वो मैं मेंशन कर देता हूं कि कर्व सरफेस पर हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कर्व सरफेस पर हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इससे हर एक पॉइंट से रिलेटेड फ्लक्स 0 होगा। इसलिए फ्लक्स किससे, कर्व सरफेस से क्या आएगा बच्चों, 0। अब हम टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बच्चों, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इस प्लेन 1 से रिलेटेड फ्लक्स, प्लेन 2 से रिलेटेड फ्लक्स और कर्व सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स को ऐड करेंगे। तो हमारा जो गॉसियन सरफेस हमने आज डिजाइन किया था, उससे फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल निकालना चाहते हैं। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स प्लेन सरफेस से, प्लेन 1 से, फ्लक्स किससे, प्लेन 2 से, और फ्लक्स किससे, कर्व सरफेस से। ठीक है, प्लेन 1 से फ्लक्स सरफेस, प्लेन 1 से रिलेटेड फ्लक्स कितना है, EA,
फ्लक्स टोटल प्लेन 1 से रिलेटेड टोटल फ्लक्स EA, प्लेन सिमिलरली फ्लक्स रिलेटेड टू प्लेन 2 वो भी EA, कैसे आया हमने बताया, वो EA। और फिर कर्व सरफेस से जो रिलेटेड फ्लक्स है वो कितना है बच्चों, 0। तो ओरिजिनल डिफिनीशन से हमने जो गॉसियन सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स निकाला वो आया 2EA। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि एक बार हम फ्लक्स के ओरिजिनल डिफिनीशन से फ्लक्स निकालते हैं और एक बार गॉस लॉ से फ्लक्स निकालते हैं। तो ये जो हमारा टोटल फ्लक्स आया है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से, ये आया है फ्लक्स के ओरिजिनल डिफिनीशन से। अब हम लोग गॉस लॉ से फ्लक्स निकालेंगे। किससे फ्लक्स निकालेंगे, गॉस लॉ से। तो आप जानते हैं कि गॉस लॉ से जो फ्लक्स निकालते हैं उसमें गॉस लॉ का जो डिफिनीशन है वो है किसी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स उसके द्वारा बंद किए गए कुल आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो हम ये सोचेंगे कि ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना आवेश बंद है, कितना चार्ज बंद है। उसके लिए बच्चों आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहां से यहां तक का एरिया कट कर रहा है। जी नहीं, आप यहां देखिए उस फिगर को फिर से। बस ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल, बस ये सीट की इतनी बड़ी एरिया काट रही है अपने अंदर ये देखिए। तो अब इतने बड़े एरिया में जितना चार्ज होगा वही चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, बंद गॉसियन सरफेस के। अब ये जो एरिया है जितना बड़ा ये काट रहा है, आप देख सकते हैं, इसको मैं स्लाइड कर रहा हूं, तो कितना बड़ा होगा, जितना ये एरिया है उतना ही बड़ा एरिया इस सीट का ये क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। तो अब यदि ये एरिया A है, ये एरिया A है, तो ये एरिया भी A है, और यहां जितना बड़ा एरिया कट कर रहा है ये गॉसियन सरफेस वो भी क्या है, A है। तो ये जो हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, यहां हमने मेंशन कर रखा है इतना बड़ा ही एरिया कट करता है। आपको हमने अभी 3D फिगर के द्वारा समझाया, इतना ये एरिया वो नहीं है। तो इतना बड़ा एरिया, और ये एरिया चूंकि A है, ये एरिया भी A है, तो ये एरिया भी क्या है, A है। मतलब ये हमारा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है वह उस प्लेन सीट की कितनी बड़ी एरिया को कट कर रही है, A को। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यूनिट एरिया में ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है इसके यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा, क्योंकि हम इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या बोल के आए हैं, तो यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है, तो A एरिया में कितना चार्ज होगा, A इंटू सिग्मा, और यही इस गॉसियन सरफेस के द्वारा बंद किया गया टोटल चार्ज होगा। तो मैं अब लिख रहा हूं बाय गॉस लॉ। क्या आप यूज करेंगे बच्चों, गॉस लॉ। गॉस लॉ भी से भी हमें क्या निकल के आता है, टोटल फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या लिखेंगे हम, टोटल। वो टोटल फ्लक्स होता है गॉस लॉ से इस क्लोज्ड सरफेस जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसके द्वारा बंद किया गया कुल आवेश। कितना आवेश बंद कर रहा है, ये जितना बड़ा एरिया इस सीट का काट रहा है उसमें जितना चार्ज है उतना बड़ा चार्ज को वो काट रहा है। ये कितने बड़े एरिया को काट रहा है, ए एरिया को काट कर रहा है। तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा, तो ए एरिया में कितना चार्ज होगा, ए इंटू सिग्मा। टोटल फ्लक्स गॉस लॉ से उसके द्वारा बंद किया गया टोटल चार्ज इंटू 1/ε0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ओरिजिनल डिफिनीशन से हमने फ्लक्स निकाला, वो आया 2EA, और गॉस लॉ से हमने टोटल फ्लक्स निकाला, वो आया A सिग्मा अपॉन ε0। अब ये भी टोटल फ्लक्स है, ये भी टोटल फ्लक्स है, हम दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो उससे डिफिनीशन से जो टोटल फ्लक्स आया है वो है 2EA। तो 2EA, और जो गॉस लॉ से टोटल फ्लक्स आया वो है बच्चों A सिग्मा अपॉन ε0। A सिग्मा अपॉन, यहां से A और A क्या हो गया, कैंसिल आउट, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया सिग्मा बाय 2ε0। यही हमारा रिजल्ट है। और वेक्टर फॉर्म में आप लिखिएगा तो आप देख रहे हैं कि इस प्लेन सीट से इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और इधर भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम यहां एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं जो परपेंडिकुलर होगा सिग्मा बाय 2ε0 इंटू n कैप।
जो ये एन कैप है यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन को दिखा रहा है परपेंडिकुलर टू द शीट आउटवर्ड, उधर या इधर। यही था हमारा एक्सप्रेशन। धन्यवाद। और यदि आपको ये बहुत अच्छी से समझ में आया हो जिस तरह से हमने आपको समझाया, तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरे बच्चे इस वीडियो से लाभान्वित हो इसके लिए आप उसे शेयर करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। धन्यवाद।